हर कदम हर पल साथ है, दूर होकर भी हम पास हैं। आपको हो ना हो आपकी कसम, आपकी कमी का अब तक एहसास है। वफा के नाम से अनजान थे, वफा के नाम से वो अनजान थे। किसी की बेवफाई से शायद परेशान थे, किसी की बेवफाई से शायद परेशान थे। हमने वफा देनी चाही तो पता चला कि हम खुद बेवफा के नाम से बदनाम थे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसी ही आशिकी है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान की प्रधानमंत्री की गद्दी के बीच में। एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, कभी भुट्टो तो कभी मुशर्रफ तो कभी खुद उनकी अपनी संतानें। 3 बार में एक बार भी अपना कार्यकाल मियां जी पूरा नहीं कर पाए। आखिर ऐसा क्या हुआ कि 2013 में एक पूर्ण बहुमत की सरकार बना के तहरीके इंसाफ के इमरान खान जैसे एक ताकतवर नेता को अपने सामने हरा के जब मियां जी ने पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता पे अपना कब्जा जमाया तो उस देश की जुडिशरी ने उनको उनके पद से अपदस्थ कर दिया। एक ऐसी ही कहानी आज आप लोगों को सुनाने के लिए आपका दोस्त शिवम मिश्रा आपके अपने चैनल नॉट सो पर्टिकुलर में आप सबका स्वागत करता है। तो चलिए दोस्तों, प्रारंभ करते हैं इस कहानी का। किसी भी कहानी के शुरू करने से पहले हमको एक चीज जाननी चाहिए कि उसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है। तो आज एक कॉन्सेप्ट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं। अमेरिका का बड़ा प्रचलित कॉन्सेप्ट है, मैथ की क्योस थ्योरी में आता है, वेदर मतलब मौसम विभाग वालों ने भी इसको यूज किया था। इसको कहते हैं बटरफ्लाई इफेक्ट। बटरफ्लाई इफेक्ट को मतलब एक रफ भाषा में समझाओ तो कहते हैं कि कई छोटी छोटी चीजें कई बड़ी चीजों को लीड करती हैं। यानी कि मतलब फॉरिन तौर पे किसी जगह किसी एक तितली ने अपना पंख फड़फड़ाया तो अमेरिका के एक शहर में तूफान आ गया। ऐसा ही कुछ बटरफ्लाई इफेक्ट नवाज शरीफ जी की जिंदगी में हुआ। 2015 में पनामा, जो कि एक टैक्स हेवन देश है, टैक्स हेवन देश में आपको बता देता हूं, जैसे आपका स्विट्जरलैंड हो गया, वर्जिन आइलैंड हो गया, क्यूबा हो गया, ये सब जगह होती है जहां पे आपके देश के बड़े बड़े धन्ना सेठ धनाढ्य लोग आपके कमाए हुए गाढ़े धन को जब अपने पास एज अ प्रॉफिट कमा लेते हैं तो देश की सरकारों को टैक्स नहीं देते। वो इन टैक्स हेवन जगहों पे अपना पैसा जाके जमा करवा देते हैं ताकि वो इस देश की इकोनॉमी से बाहर हो जाए और उनको टैक्स ना देना पड़े। पनामा में एक संस्था, एक कंपनी, एक लॉ की कंपनी जिसका नाम था मोज़ेक फोंसेका। मोज़ेक फोंसेका बेसिकली मोज़ेक फोंसेका है क्या, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। मोज़ेक फोंसेका एक कंपनी जो सिर्फ शेल कंपनीज बेचने का काम करती हैं। शेल कंपनी वो बोगस कंपनी होती है जिनमें आपके ये धनाढ्य और धन्ना सेठ इनमें इन्वेस्टमेंट के नाम पे पैसा लगाते हैं और बाद में अदर चैनलों से पैसा फनल और रीड आउट करके व्हाइट मनी के तौर पे इनके पास वापस आ जाता है। मोज़ेक फोंसेका के पास ऐसी 2 करोड़ 15 लाख कंपनियां थी जो अलग अलग क्लाइंटों के पास थी। साल 2015 के मध्य में उनके ही एक एम्प्लॉय ने, हालांकि उसका नाम किसी को नहीं पता है पर अंतरराष्ट्रीय मीडिया ने उसको एक नाम दे दिया, जॉन डो। जॉन डो नामक एक उनके एम्प्लॉय ने उनके यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लिए। उन डॉक्यूमेंट्स की जो संख्या थी वो संख्या थी लगभग 1 करोड़ 15 लाख। जी हाँ दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा डेटाबेस था। ये सारा का सारा डेटाबेस उसने जर्मनी के एक रिपोर्टर थे बास्टिन ओबरमायर, जो एसजेड पत्रिका में कार्यरत थे, उनको दे दिया। अब उनकी पत्रिका और उनको लगा कि इतना बड़ा डेटाबेस वो अकेले तो समझ नहीं सकते, तो एक इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय परिषद चलता है खोजी पत्रकारों का जिसका नाम है ICIJ, इंटरनेशनल कंसोर्टियम फॉर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म। इसमें 80 देशों के बड़े बड़े पत्रकार, जैसे मतलब वॉशिंगटन पोस्ट के हो गए आपके, और आपके अमेरिका के जो बड़े से थे, कोई इंग्लैंड के बड़े से, इसमें ना बड़े बड़े खोजी पत्रकार आए। उन लोगों ने 8 महीने तक लगातार रिसर्च किया इन पेपरों पे। उसके बाद उसमें से उन्होंने बहुत सारे तथ्य निकाल के इंटरनेशनल मीडिया में उजागर कर दिए। और यकीन मानिए मेरे दोस्तों, जब ये तथ्य इंटरनेशनल मीडिया में आए तो एक भूचाल सा आ गया। करीबन 15 देशों के राज्याध्यक्ष, नेता, अभिनेता, बड़ी बड़ी हस्ती, गणमान्य लोग, जिन्होंने अलग अलग माध्यमों से अपना पैसा अलग अलग कंपनियों में लगा रखा था। ऐसा नहीं कि भारतवर्ष के लोग नहीं थे, भारतवर्ष के भी लोगों का नाम था, पर जैसे हमेशा हमारे यहाँ होता है, एक इंक्वायरी कमीशन बनाने की बात की गई। अब हमको आज ये भी नहीं पता कि उसके खिलाफ गठन हुआ भी है या नहीं हुआ है। पर इसी दरमियान हमारे पड़ोस के मुल्क में घटना घटी। घटना ये घटी कि जिनका मैंने जिक्र किया था, जिनसे चुनाव में पिछली बार इमरान खान साहब हार गए थे, वो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बच्चों का नाम भी गलती से पनामा पेपर्स में आ गया। इमरान खान साहब ने एक मोर्चा खोल दिया, एक मोर्चा जिसमें उन्होंने कसम खाई कि अब
जब तक नवाज शरीफ अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे तब तक वो प्रोटेस्ट करते रहेंगे। प्रोटेस्ट उन्होंने केवल सड़कों पे नहीं किया, उन्होंने प्रोटेस्ट का एक रूप और लिया और वहां की जुडिशरी यानी कि वहां के सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने कॉग्निजेंस में इस केस को लिया। 1 नवंबर 2016 में केस दर्ज हुआ इमरान खान नियाज वर्सेस मोहम्मद नवाज शरीफ, जिसमें नवाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ की बड़ी बेटी मरियम और नवाज शरीफ के दोनों बेटे हसन और हुसैन, इनको यह कहा गया कि भाई इनके पास बहुत सारी संपत्तियां हैं जिसका कोई भी ब्यूरो पाकिस्तान के पास नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा मतलब एक लीक सेट की एक जानकारी दे देता हूं कि नवाज शरीफ पाकिस्तान के तीसरे सबसे अमीर आदमी हैं जिनकी कुल संपत्ति 1.4 बिलियन डॉलर है, यानी कि अगर उसको भारतीय करेंसी या पाकिस्तान की करेंसी में कन्वर्ट किया जाए तो अरबों रुपए। अब आप समझ सकते हैं जो देश अमेरिकी खैरात पे जिंदा हो वहां अगर कोई अरबपति निकाला है वो भी पॉलिटिशियन, तो क्या होना था। कोर्ट ने तुरंत निर्णय लिया इस पे, अपनी सारी चीज जितने भी पहलू थे उनको देखा और उन्होंने 28 फरवरी के आसपास एक डिसीजन लिया। उन्होंने डिसीजन को तुरंत मीडिया में डिक्लेयर नहीं किया, उन्होंने उस डिसीजन को अपने पास होल्ड रखा। 20 अप्रैल को जो 5 जजों की बेंच थी उन्होंने जो प्रमुख फाइंडिंग्स थी, जितने मेन पॉइंट थे उसके, उन्होंने वो डिक्लेयर किए। उसमें मेन पॉइंट क्या थे, उन्होंने पॉइंट ये पाया कि दो कंपनियां, 2 शेल कंपनियां जिसका नाम था नेल्सन और नेस्कॉल, इसमें मरियम की सहभागिता है। गल्फ स्टील नामक एक कंपनी है, उससे कहीं ना कहीं नवाज शरीफ का कोई लिंक है। लंदन के पॉश इलाके में 4 फ्लैट इनके पास है, हालांकि फ्लैट नवाज शरीफ के नाम पे नहीं थे, फ्लैट इनके बच्चों के नाम पे थे, पर ये फ्लैट जब परचेज किए गए तब इनके तीनों बच्चे माइनर थे। आपको मैं बताना चाहता हूं कि माइनर कभी भी किसी एग्रीमेंट में एंटर नहीं कर सकता, यानी माइनर अपने नाम से कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता है, उसके लिए किसी गार्जियन का होना जरूरी है। इसका मतलब कहीं ना कहीं नवाज शरीफ का इन्वॉल्वमेंट था। पर 5 सदस्यीय बेंच ने कहा कि अभी जितना भी हमारे पास पूरा का पूरा डेटा है, ये डेटा कहीं ना कहीं इनकंक्लूसिव है, यानी कि इसमें इतनी ठोस डेटा नहीं है कि इसके आधार पर नवाज शरीफ से गद्दी छुड़वा ले। तो जो वर्डिक्ट आया 540 पन्नों का वर्डिक्ट था, पर वो खंडित वर्डिक्ट था। 3 लोग थे कि नवाज शरीफ को उन्होंने कहा कि ठीक है, ये मानते हैं कि गलती है, पर नवाज शरीफ से इससे इस्तीफा नहीं मांगा जा सकता। 2 ने कहा था इस्तीफा मांग सकते हैं। अब और कोई सा दिन होता या और कोई सा समय होता तो मियां नवाज शरीफ बच जाते, पर आजकल पाकिस्तान का माहौल बदला हुआ है, तेवर थोड़े से तल्ख है, हवाएं थोड़ी बदली हुई हैं। तो दोस्तों, वहां की सुप्रीम कोर्ट ने लिया एक ऐतिहासिक फैसला, एक ऐसा फैसला जो एक नजीर बनेगा आने वाले कल में पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि ये केस यहां खत्म नहीं होता है, हम लोग एक जीआईटी की स्थापना करेंगे। जीआईटी अर्थात ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन यूनिट, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, जिसमें इन्होंने अलग अलग 6 पार्टियां डाली। 6 पार्टियां कौन कौन थी, इसमें 6 पार्टियों में आईएसआई थी, मिलिट्री इंटेलिजेंस थी, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान था, सिक्योरिटी एंड इकोनॉमिक कमीशन जो पाकिस्तान का है, जैसे अपने यहाँ सेबी है वो था, और इनका एक एनएबी करके संस्था है जिसे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो कहते हैं, वो थी। और उसके साथ साथ इन्होंने क्या किया कि इस पूरी जितना इनका कोलैबोरेट बना था, इसको इन्होंने पूरी छूट दी कि आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे या आप अपने देश के स्तर पे जिससे चाहिए उससे पूछिए, उससे क्वेरी करिए, पर आपकी ये कंडीशन है कि आप जितनी भी फाइंडिंग होंगी हर 15 दिन में आप सुप्रीम कोर्ट में उसको सबमिट करेंगे। पावर मिली, पावर का सही इस्तेमाल हुआ। याद करिए दोस्तों, पावर का सही इस्तेमाल हुआ, ताबड़तोड़ काम हुआ और 10 जुलाई को 275 पन्नों की जीआईटी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सबमिट हो गई। उसमें जो मुख्य पहलू थे, वो मुख्य पहलू ये थे कि सबसे पहला कि नवाज शरीफ साहब को गल्फ स्टील से सैलरी मिलती थी, जो कि नवाज शरीफ साहब ने नहीं दिखाई। जब परवेज मुशर्रफ ने इनको देश से बाहर निकाल दिया था और जब तक ये देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे साल 2014 तक, तब तक ये सैलरी पाते थे गल्फ स्टील से। मरियम ने, जो इनकी बड़ी बेटी है, उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट्स लगाए थे उस लंदन वाले फ्लैट्स के अगेंस्ट, तो वहां पे भी एक तकनीकी कमी हो गई थी कि वो जो डॉक्यूमेंट्स दिए गए थे वो डॉक्यूमेंट्स से कैलेबरी में, और उनकी जो राइटिंग डेट थी वो थी साल 2006, जबकि एक्चुअली में एमएस वर्ल्ड ने कैलेबरी फॉन्ट को इंट्रोड्यूस ही 31 जनवरी 2007 के बाद किया। तो कोर्ट ने कहा कि जब ये फॉन्ट आपसे 1 साल बाद इंट्रोड्यूस हुआ है तो 1 साल बाद आपके पास ये फॉन्ट, 1 साल पहले आपके पास ये फॉन्ट कहां से गया। तो उन्होंने कहा इसमें कुछ गड़बड़ है। साथ ही साथ पाकिस्तान की 2 प्रमुख एजेंसी, एक जो इनकी एनएबी
नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो और दूसरा इनका फेडरल रेवेन्यू, इन दोनों पे एक मतलब कह सके एक फटकार लगाई गई कि आप लोगों ने अपना काम ठीक तरीके से नहीं किया, जिसकी वजह से इतना वेल्थ एक्यूमुलेशन होता रहा और किसी को भी नहीं पता चला। अब जब ये फाइंडिंग आ गई तो इसके साथ साथ एक रिकमेंडेशन आई। रिकमेंडेशन ये आई कि नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस के सेक्शन 9 के अंतर्गत इनको चार्ज किया जाए। अब कोर्ट ने दोनों तरफ की दलीलें सुनी, दोनों तरफ की बातें सुनी और उसके बाद इन्होंने अपना फैसला 21 जुलाई को पारित कर दिया, पर इन्होंने फैसला पब्लिक में नहीं दिया। ठीक एक हफ्ते बाद 28 जुलाई 2017, दोस्तों तारीख याद कर लीजिएगा, यह वो तारीख है जिस दिन पाकिस्तान भारत से आगे निकल गया। कैसे, वो मैं अभी आपको क्लियर करूंगा। 28 जुलाई 2017 को पाकिस्तान का कोर्ट का वर्डिक्ट आया और उन्होंने कहा, मियां नवाज शरीफ, यू आर नॉट ऑनेस्ट। सिंपल सी एक लाइन उन्होंने कहा, आपको कल्प्रिट पाया जाता है, आपने अपने पैसों का सही हिसाब नहीं दिया और इसकी वजह से उन्होंने एक ऐसा फैसला दिया जो नजीर बना। उन लोगों ने नवाज शरीफ के राजनीतिक करियर का फातिहा पढ़ दिया। नवाज शरीफ को तत्काल रिजाइन करना पड़ा प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से, उनको नो एग्जिट लिस्ट में डाल दिया। हमारे यहां जैसा नहीं कि 9,000 करोड़ रुपए लिए और लंदन भाग गए, नहीं, अब वो नो एग्जिट लिस्ट में नवाज शरीफ पाकिस्तान नहीं छोड़ सकते हैं। और साथ ही साथ उनको यह कह दिया गया कि अब वो फ्यूचर में कभी भी किसी भी गवर्नमेंट वर्क या किसी भी पॉलिटिकल पद पे नहीं आ सकते हैं और ना ही वो इस फैसले के खिलाफ कहीं अपील कर सकते हैं। यहां पे आके पाकिस्तान में इस प्रकरण का अंत हो गया और यह हो गया कि नवाज शरीफ को गद्दी छोड़नी पड़ी। उसके बाद अब एक फिलहाल टाइम के लिए एक डॉर्मेंट प्राइम मिनिस्टर आ गए हैं और उन्होंने शपथ ले ली है, वो अलग मैटर है। पर यहां पे हमें क्या सीखना है दोस्तों, सिर्फ 2 लाइन में आपको मैं ये बात कंप्लीट करना चाहूँगा। हमारे यहाँ हज़ारों करोड़ के घोटाले होते हैं, CWG, 2G, 3G, 4G, जीजा जी, नाम नहीं लूँगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अरबों रुपए की संपत्ति गायब है और अगर कभी किसी नेता को जेल हो भी गई तो पैरोल पे बाहर घूम के अपना राजनीतिक करियर चमकाता है और बेटों को उप मुख्यमंत्री बनाता है। दोस्तों, ये प्रश्न चिन्ह है हमारी कार्यपालिका और हमारी न्यायपालिका दोनों के ऊपर कि अगर पाकिस्तान जैसा देश अपने यहाँ ये दिखा सकता है कि अगर आप करप्शन करेंगे तो चाहे प्राइम मिनिस्टर हम आपको भी नीचे उतार देंगे, तो हमारे यहाँ क्यों नहीं ऐसी कोई कार्रवाई होती। तो दोस्तों, मैं अपने प्यारे दुष्यंत जी जो हमारे बहुत प्यारे कवि हैं, उनकी 2 लाइनों के साथ ये ख़त्म करना चाहूँगा कि जिससे भारत को सबक लेना है पाकिस्तान से कि हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश ये है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। दोस्तों, धन्यवाद, आप लोगों ने हमारा ये वीडियो देखा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब करिए। बगल में एक बेल आइकन है नोटिफिकेशन के लिए, उसको टंग करके आप बजा दीजिए और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में जाके हमको ज़रूर बताइए इस वीडियो को बनाने में हमसे क्या गलती हुई। अगर कुछ अच्छा लगा है तो उसको लाइक का बटन दबा के हमको बताइए, कमेंट करिए और हमको यही बताइए कि अगला वीडियो हम किस पे बना सकते हैं। धन्यवाद आप सबका। जय हिंद, वंदे मातरम।